नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपका फिजिक्स दोस्त चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल डाउट्स। इसी थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का सब टॉपिक है, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। आज हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद में हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। फिर काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं जो कि 3 अक्षर आपने सुनी होगी, बहुत ही फेमस इक्वेशंस है। उन्हें हम क्या करेंगे, पहले मैथमेटिकली सिंपल तरीके से उनको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, उनका डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम उन्हें कैलकुलस मेथड से ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने डेरिवेशन और इंटीग्रल कैलकुलस के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें। उन्हें देखे बगैर आपको, या उन्हें थोड़ा सा फील लिए बगैर, उनका फील लोगे, उसके बाद ही इन वीडियो को देखने का आनंद आ जाएगा। फिर भी आपसे नहीं रहा जाए तो देखिए, और जब आपको महसूस हो हाँ भाई वाकई में मैं सही बोल रहा था, तो उन वीडियो को देख के फिर दोबारा देखिएगा, तब आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये टू टाइप्स ऑफ मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन है, मैं यहां लिख देता हूं क्या है, ये यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म मीन्स जो मोशन यूनिफॉर्म हो, इसका मतलब उसमें क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल, ठीक। सेकंड, इसके अंदर जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन, इसका मतलब इसमें एब्सेंट होगा, एक्सीलरेशन एब्सेंट, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक्सीलरेशन इसमें एब्सेंट क्यों है, एक्सीलरेशन इसलिए एब्सेंट है कि इसमें क्या होता है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, निल होता है। कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी इसके अंदर क्या, रेट वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा तो वो क्या, यूनिफॉर्मली मोशन में रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइप्स में और डिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन है कि विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन के 2 टाइप्स है। इन दोनों को हम आगे क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सारा हमें ज्यादातर काम इसी से लेना देना है। अब आते हैं वापस इसी टॉपिक पे। इसमें क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जैसे कोई क्या मोशन है, ए टू बी, इसमें ये क्या किया उसने, एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है v, और v में क्या हो रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं हो रहा है, सभी हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी भी v ही रहेगी। तो एवरेज वेलोसिटी v रहेगी, तो इसमें क्या हो गया, x माइनस एक्स जीरो इज टू क्या होगा, v एवरेज इंटू टी, या इसको हम क्या कर सकते हैं, t माइनस टी जीरो, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, t माइनस टी जीरो कर सकते हैं। तो अब ये है आपका एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक। इसको सिंपल वे में लिखना चाहे तो x इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी भी लिख सकते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का रूल है,
तो कभी भी कोई आपका यूनिफॉर्म मोशन हो उसके अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। अब यहां मेरा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दोनों का शॉर्ट मैं फिनिश करता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, रब कर दूं, एक सिंपल इंट्रोडक्शन देना था। ये हो गया। अब है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, नई टर्म आ गई। इसको हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वी डब्ल्यू आर टी। मैं विथ हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा डब्ल्यू आर टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज को क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको क्या है कि डिफरेंशिएशन पढ़ाया है तो मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन के टर्म में भी डिफाइन करूंगा। ध्यान से सुनिए आप, इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये है डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस। कैसे लिखेंगे, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू, उस फॉर्म में लिखते हैं ऊपर वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो क्या होगा v फाइनल या v फाइनल। तो उसको v फाइनल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v माइनस u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। और ये क्या है, डायमेंशन तो हो ही कैसे, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। और अब मैंने क्या किया, इसको हम डेरिवेशन के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, इस पर ये हमेशा ये भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये है। तो इज इक्वल्स टू क्या है, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, ठीक है। ये मैंने इसको एक्सेलरेशन को किसी टर्म में डिफाइन कर दिया। अब नाउ जैसे हम वेलोसिटी को हमने किया था डिफाइन, ठीक वैसे एक्सेलरेशन में भी कुछ एक चार टर्म्स है, वो कि वही सेम कॉमन, ठीक है। वो किस तरह से हैं, पहला है कांस्टेंट या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड है वेरिएबल एक्सेलरेशन, थर्ड है आपका एवरेज एक्सेलरेशन, और फोर्थ है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूं ऊपर वाले को, अब है सिंपल सी बात, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या उसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब एक ही वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होता। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसी चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती है, एक्सपेरिमेंटली ही मिलती है हमारे को, लेकिन ज्यादातर में वैसे हो तो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो।
वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही हो। एवरेज, अब बताता हूं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन वही हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम पीरियड। एवरेज वेलोसिटी को हम इससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब है बात, यानी कि कोई भी अगर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन T2 या T2 माइनस T1, ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो एक्सेलरेशन को मेजर कर रहे हैं ना, वो टाइम पीरियड, वो जो है ना डिस्प्लेसमेंट पीरियड बड़ा है। और फिर आता आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो भी कुछ नहीं है, वो क्या है, dv अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt है, वो डेरिवेशन के टर्म में है। और इसमें कंडीशन क्या है, dt टेंड्स टू 0, dt हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई भी मोशन हो रहा था, उस मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट पे हमारे को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक वैसे ही है जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, ठीक वैसे ही ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, तो आपको ये ध्यान देना होगा। हो गया ये खत्म। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन, वो है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, उसे ध्यान से सुनिएगा आप। एक्सेलरेशन को हम कभी कभी बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो प्रकार का हो गया ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं एक नाम, और इसका एक नाम हो रहा है रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। एक्सेलरेट इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन का मतलब ही है इंक्रीज होना, वेलोसिटी में इंक्रीज होना। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा यहां, ये कि मैं थोड़ा सा इन वर्ड से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन से क्या हूं, ये मेरे को टर्म्स थोड़ी सी गलत लगती है। क्यों गलत लगती है, मैं भी आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को बढ़ाने वाला, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी को घटाने वाला है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर अपनी अब बात आगे रखता हूं। क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप ही हो, आप ही के उदाहरण ले लेते हैं कि आप क्या किए, ए टू बी, आप क्या है यहां से ए से बी जा रहे थे, अपने फ्रेंड से मिलने, अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। ठीक है, घर पे बिना बताए, पापा को बताया नहीं, मम्मी को पता है, तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर मिनट पर आवर की स्पीड से आप जा रहे थे। अचानक रास्ते में क्या हो गया, मम्मी का फोन आ गया, और मम्मी ने आपको कहा कि पापा आ गए हैं घर पे, फटाफट आओ, याद कर रहे हैं तुम्हारे को, 5 मिनट में वापस जाओ। तो आप क्या करोगे, फटाफट यू टर्न लोगे, यू टर्न लेके आप क्या करोगे, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हुए या चलाते हुए वापस लौटोगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि यहाँ एक्सेलरेशन हुआ है या रिटार्डेशन हुआ है, या कितना एक्सेलरेशन हुआ है। तो बहुत आप में से ज़्यादातर का जवाब होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है। तो ये एक्सेलरेशन हुआ है, और कितना हुआ है,
15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, 15 किलोमीटर से स्पीड बढ़ गई ना, वेलोसिटी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, यहाँ डिक्लेरेशन हुआ है। बस इसी कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, आप समझ लेंगे तो यही कंसेप्ट आपको समझ में कहाँ आएगा, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझाने जा रहा हूं कि यह जवाब गलत है, और यह गलत क्यों है इसका रीजन देता हूं मैं आपको। ऐसा है कि कभी भी कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है उसको बताना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि एक आदमी जयपुर जा रहा है, एक आदमी जयपुर जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये बोलूंगा, ये क्वेश्चन बोलता हूं कि वो मेरे से दूर जा रहा है या वो दूर जा रहा है या पास आ रहा है। अभी सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा, एक आदमी जयपुर जा रहा है, या फिर क्वेश्चन सेकंड हो गया कि वो दूर जा रहा है या पास जा रहा है। तो हम तब तक इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते जब तक हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं पता हो। अब देखिए, वर्ड है रेफरेंस पॉइंट, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। रेफरेंस पॉइंट ये फिजिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट। जब तक आपको रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक कुछ भी समझना बहुत मुश्किल होगा। इसे समझ लीजिए तो आपको बहुत समझ आएगा। तो अब सवाल क्वेश्चन ये था कि वो जयपुर जा रहा है, तो अब क्वेश्चन ये है कि वो दूर जा रहा है कि पास जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या होना चाहिए, इसीलिए क्या है कि हमेशा रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट कैसे है कि ये है आपका अजमेर, ये है आपका जयपुर, और ये जयपुर के आगे है मान लीजिए पाउटा, या पाउटा या कोई भी मान लीजिए पाउटा है, कोई जगह गांव का नाम जो जयपुर के थोड़ा सा आगे है। तो अब यदि हम रेफरेंस पॉइंट इसे लेते हैं, किसे लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट इसे लेते हैं, तो वो इस तरफ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो जयपुर के अजमेर से दूर जा रहा है, यानी कि वो दूर जा रहा है, रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है। अगर इधर जाएगा, रेफरेंस पॉइंट इसे लेते हैं, तब होगा कि वो अजमेर से दूर जा रहा है, और इधर आता तो हम क्या कहते हैं, अजमेर से के पास आ रहा है। लेकिन यदि अगर रेफरेंस पॉइंट ये हो जाता, इसे मान लेते, तो क्या कहा जाता कि वो जयपुर, अब इधर जा रहा होता तो हम क्या कहते, इधर जा रहा होता तो वो हमारी लैंग्वेज होती है जयपुर के पास आ रहा है, तो हमारी लैंग्वेज इस तरह से हो जाती, और इस साइड आता तो हम बोलते जयपुर से दूर जा रहा है। तो ये दूर और पास का जो हमने इस्तेमाल किया है ना, ये किसके आधार पे किया है, रेफरेंस पॉइंट के आधार पे किया है। ठीक है, और अगर आप इसमें जगह का नाम साइलेंट कर देते हैं, तो देखिए इधर का मूवमेंट था तो हम बोल रहे थे इधर जा रहा था, तो बोल रहे थे हम दूर जा रहा है। लेकिन जब रेफरेंस पॉइंट हमने बदल दिया, जयपुर कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, पास आ रहा है। दूर जाना पास आने में बदल गया जैसे ही हमने रेफरेंस पॉइंट बदला। तो अब आप कहोगे कि ये तो क्या है कि आप हर बार बदलते ही रहोगे क्या, हर बार बदलते ही रहोगे क्या? तो इसका भी सॉल्यूशन निकला है। इसका सॉल्यूशन निकला है यूनिफिकेशन सिस्टम ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हमेशा क्या है, फिजिक्स ने क्या किया है, एक यूनिफिकेशन सिस्टम रखा है। उसने क्या कहा है कि आपको ज्यादातर क्या करना होगा, अगर आप कोई भी मोशन, कोई भी अगर आपका राइट साइड में कर रहे हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। इसका मतलब उससे ये दूर जाना माना जाएगा। यदि आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो तो दूर जाना माना जाएगा, और अगर आप लेफ्ट साइड में आ रहे हो तो उसे पास आना माना जाएगा। ये रेफरेंस पॉइंट हमेशा आपको ये ही लेना है, सेंटर ये लेंगे रेफरेंस पॉइंट ज्यादातर। हाँ, ये बात अलग है कि हम हमारी सुविधा से कभी भी कुछ क्वेश्चन करते हुए रेफरेंस पॉइंट बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रेफरेंस पॉइंट ऐसे ही लिया जाएगा। ठीक है, दूर जाना पास आना, यानी रेफरेंस पॉइंट का मैं हमेशा जिक्र करूंगा, और इसको समझे बगैर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो अब हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, रेफरेंस पॉइंट होता है। और दूसरी बात यह है कि रेफरेंस पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो होता है ओरिजिन। ओरिजिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है, जो हमारे को क्या करता है, कैलकुलेशंस में फायदे देता है और इजी टू
अंडरस्टैंड होता है, उससे हमारे को क्या होता है, सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी बात को या कोई भी अपन समझ रहे हैं उसे समझना ईजी हो जाता है। इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट के लिए हमेशा कार्टेशियन सिस्टम बनाया जाता है, और कार्टेशियन सिस्टम में भी कोई सा ही पॉइंट लिया जा सकता है, लेकिन फॉर यूनिफिकेशन और फॉर कन्वीनियंस हम हमेशा क्या करेंगे, ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो उस ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए हम सारी बातें करेंगे। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देता हूं, ये जो हम बातें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे ये रब कर दूं मैं। तो ये क्या है, ए से बी जा रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस इसने यू टर्न ले लिया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा ये एक्सेलरेशन हुआ था या रिटार्डेशन हुआ था, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, हमने कहा था कि जो लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा उसे पॉजिटिव मानेंगे, और जो लेफ्ट साइड में आएगा उसे नेगेटिव मानेंगे। तो अब देखिए आप, इसमें हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट किसे लेंगे, मैंने बताया था आपको हमेशा क्या होना चाहिए, पॉइंट हमेशा आपका क्या होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए कि बाकी सारे मूवमेंट उसके राइट में हो रहे हो। कोशिश ये करेंगे, लेने को हम वो भी ले सकते हैं लेकिन लेंगे वो ही, ये यूनिफिकेशन सिस्टम है। तो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया ए को, तो ए के लिए फॉर ए क्या होगा भैया, ए पॉइंट के लिए, फॉर कैपिटल ए पॉइंट, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड तो कुछ भी है, हमें को लेना नहीं, हमें तो सिर्फ ये बताना एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हुआ है क्या हुआ था। वेलोसिटी फाइनल क्या होगी भैया, -25। क्यों, क्योंकि देखिए ओरिजिन से राइट साइड की तरफ वाली को पॉजिटिव लिया जाता है और लेफ्ट साइड आने वाली को नेगेटिव लिया जाता है, तो ये देखो नेगेटिव हो गया। ठीक है, माइनस ये हो गया 10 अपॉन टी, तो कुछ भी हो गया, तो देखिए 1 और 2 और कुछ भी हो गया, हमें इससे मतलब नहीं है, तो ये हो गया -40, ठीक है, अपॉन टी रिटार्डेशन। इसके अंदर क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, यहां पे रिटार्डेशन हुआ है, डिक्लेरेशन हुआ है। हालांकि मैग्नीट्यूड तो बड़ा था, लेकिन जब हम इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बात करते हैं तो हमारा जवाब यह होगा कि यहां पे रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, तो हमेशा रिटार्डेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट पे निर्भर करता है। इसलिए हमेशा चूज योर रेफरेंस पॉइंट केयरफुली, हमेशा केयरफुली करें और कोशिश ये करें कि यूनिफाइड सिस्टम में ही करें, यूनिफिकेशन सिस्टम से ही करें, और वो होता है ज्यादातर ओरिजिन या ऐसा पॉइंट कि बाकी सारे उसके या तो लेफ्ट में हो रहे, राइट में हो रहे हैं और लेफ्ट में हो रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जो लेफ्टिएस्ट पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को ही हमेशा इस पॉइंट को लेंगे, ताकि ऐसा रेफरेंस सिस्टम लेंगे कि बाकी सब कुछ हमारे उसके राइट में हो रहा हो। ठीक है, रेफरेंस सिस्टम हमेशा ऐसा ही लेंगे। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की ये है वो। आगे इस बात समझ में, तो डिक्लेरेशन व रिटार्डेशन, ये कंसेप्ट जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तब काम आएगा। अगर आपने इस कंसेप्ट को याद कर लिया और समझ लिया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, कुछ भी आपका रॉन्ग क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर क्वेश्चन में गारंटी लेता हूं, अगर ये कंसेप्ट आपने याद कर लिया या समझ लिया तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, अब क्या है, मैं आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब मैं आपको क्या है, 2 क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्या एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट हैविंग एक्सेलरेशन √x+3, ये इसका एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड x यानी डिस्प्लेसमेंट व्हेन, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है व्हेन वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ये है, तो ये कह रहा है फाइंड x, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो
जब वेलोसिटी उसकी जीरो थी। ठीक है, ये वेलोसिटी जीरो होने का मतलब इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, कोई जरूरी नहीं है। बस क्वेश्चन इतना सा है कि यदि एक्सेलरेशन ये है तो ये आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो। तो देखिए आप, अब यहां पे आपको क्या आपको सिंपल डेरिवेशन के रूल या कुछ और दूसरे रूल पता करने होंगे। ठीक है, तो ये a इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। ये x क्या डिस्प्लेसमेंट और a आपका क्या एक्सेलरेशन है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, तो रूट हमने इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू कर दिया, तो ये क्या हो गया a माइनस थ्री, रूट x इक्वल टू नहीं सॉरी, इसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से है कि t इक्वल टू टाइम पीरियड ये है, t इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री है, तो देन फाइंड आउट वेलोसिटी। उसका हमें क्या प्राप्त करना है कि भाई वेलोसिटी जब जीरो थी वो बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रूट एक्स इज इक्वल टू ये हो गया t माइनस थ्री। ठीक है, तो अब इससे हम क्या करेंगे, x फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस थ्री का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें हो गया t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टी स्क्वायर माइनस सिक्स क्या प्लस सिक्सटी माइनस नहीं माइनस सिक्सटी प्लस नाइन। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस नाइन। अब क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम जानते हैं कि भाई कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये मुझे बार बार देखना पड़ता है कि इसका जूम आउट तो नहीं हो गया कैमरा, हाँ ठीक है। तो ये है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस नाइन। ठीक है, अब आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, डेरिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी। आप जानते हो कि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक तो होता है u प्लस ए टी और एक होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यही होता है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, x का डेरिवेशन करना पड़ेगा dt के टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये x है तो इसका हम dx बाई dt कैलकुलेट करेंगे। तो dx बाई dt करेंगे तो यानी इसका हमको क्या करना होगा, x वो डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए इसका क्या हुआ डेरिवेशन, ये हो गया डायरेक्ट, हम इंडिविजुअल कर देंगे। टी स्क्वायर का हो गया 2t माइनस सिक्स और 9 का हो गया 0। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेशन क्या हो गया dx बाई, अब dx बाई dt क्या होता है, v होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू 2t माइनस सिक्स। अब इसने क्वेश्चन किया फाइंड x डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। ठीक, तो अब यहां पे ये v इज इक्वल टू जीरो में अप्लाई कर देंगे। v इज इक्वल टू जीरो के लिए क्या हो जाएगा 2t माइनस सिक्स, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 6 से उधर आया 2 से, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे डेरिवेशन को यूज करते हुए, देखो पहले तो हमने सब करके x निकाला इन टर्म्स ऑफ t निकाला, फिर हम क्या करेंगे उसका x का डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने से हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी आने से हमने क्या करेंगे, फिर v इज इक्वल टू जीरो में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद t इज इक्वल टू 3 सेकेंड निकालेंगे। यानी कि हमारे को इस पूरी इससे क्या पता लगा, फॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टाइम पीरियड वेलोसिटी इज जीरो। अब आप ध्यान से देखिए, आप मैंने आपको शुरू के अंदर बोला था कि v इज इक्वल टू जीरो इज नॉट ए इनिशियल पॉइंट, ये एक इनिशियल पॉइंट नहीं है। जीरो वेलोसिटी होना इनिशियल पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करता है, यही रेफरेंस सिस्टम की बात हो रही है।
अब यहाँ पे जो रेफरेंस सिस्टम है ना वो वेलोसिटी 0 के भी और लेफ्ट में है, ठीक है, और लेफ्ट में है, इस वजह से ये वेलोसिटी 0 इनिशियल पॉइंट नहीं है। ये है रेफरेंस पॉइंट की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आपका आ गया 0, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, x। हम जानते हैं x का फॉर्मूला है ये, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ये मैं थोड़ा रब कर दूं, ये x इज इक्वल टू क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। 3 हो गया, कितना हो गया ये 9, ठीक है, माइनस 60 यानी 63 यानी माइनस 18, ठीक है, और ये 9 का मतलब ये प्लस 9 को यूं रहेगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, शुरू ही नहीं हुआ था, उस वक्त v 0 है, डिस्प्लेसमेंट शुरू ही नहीं हुआ था। यानी कि क्या हुआ था, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, शुरू के 2 या 3 सेकंड तक उसने डिस्प्लेसमेंट करना शुरू ही नहीं किया, ठीक है, x भी 0 ही था, उस वक्त वेलोसिटी भी उसकी 0 ही थी। ये है, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर फिर आपको बता रहा हूँ 2-3 कंसेप्ट काम में है आपके। पहला है आपका इस कन्वर्जन किया, दूसरी बात इसका हमने क्या किया, डेरिवेशन किया। ये डेरिवेशन का यूज हुआ, डेरिवेशन का यूज होने के बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। या चलो क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे, अलग से वीडियो बना, ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस का वीडियो अलग से बनाएंगे। नाउ हम आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा मैं आपको बता दूंगा कि 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वेरी फेमस इक्वेशंस है। आप उनको एज इट इज़ याद कर लीजिए, उसके बगैर आपका मोशन से रिलेटेड कोई भी मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, उनको एज इट इज़ याद कर लेना है। तो वो है, पहले तो बताते हैं, आपको डायरेक्ट बताता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी है 2as, एक मिनट मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 2as x इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। वो कैसे लिखेंगे, जैसे v प्लस यू दिए तो हो ही गया, इसको हम थोड़ा सा अलग लिख सकते हैं, इसको x, ये ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स जीरो कर सकते हैं इसको, ठीक है, या x फाइनल माइनस एक्स जीरो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका फाइनल क्या बन जाएगा, x फाइनल इज इक्वल्स टू एक्स जीरो, ये उधर माइनस का उधर प्लस हो गया, तो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह भी ये बन सकती है। और इस वाली को हम क्या करेंगे, 2a x माइनस एक्स जीरो, या x फाइनल माइनस एक्स जीरो इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। थोड़ा सा इसके अंदर सिंबल्स का ध्यान रखिएगा हमेशा। ये x क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, इस डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये u इनिशियल वेलोसिटी है, t तो आपका टाइम पीरियड है ही है, और ये a एक्सेलरेशन है, v फिर फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी। ये सिंबल थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने शॉर्टकट में बताया, बस थोड़ा सा इसका ये ध्यान रख लीजिए। ये है, इन इक्वेशंस को आपको याद करना है, एज इट इज लर्न कर लीजिए इनको, ठीक है ना, बहुत काम आएगी। तो अब हम करते हैं इनका डेरिवेशन, कि भैया हम इनको हमने ड्राइव कैसे करेंगे, ये आई कैसे, ये बनी कैसे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ा आएगा इनको ड्राइव करने का। केवल आपको 2 बातें याद करनी है और ये ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। इनको ड्राइव करें, चलो इनको ड्राइव करते हैं। ये कैसे आई हैं इनका बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ऐसा है, कुछ भी नहीं है, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही आ गई है, बस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ये आ गई है।
अच्छा, इसमें एक खास बात हो रही है, ये सारी इक्वेशंस एक्चुअली क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लागू होती है। क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इस बात का थोड़ा लिख भी दूं मैं कि काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द मोशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, विथ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अभी हम स्टार्टिंग में कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, बाद में जाकर के जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन की ओर जाएंगे। अब कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, आगे बताएंगे वो बात। ठीक, पहले अभी ध्यान रखिएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा वाला है, कांस्टेंट है। ये याद रखते हुए इन सबको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें ड्राइव करना है। ठीक है, ये तीनों जो काइनेमेटिक इक्वेशंस थी इनको ड्राइव करेंगे तो कैसे होंगी, सुनिए आप। ये है कुछ भी नहीं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है एक्सेलरेशन। अब ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए क्या होता है, एक बात और होती है, वो है v इजिकल टू यू प्लस ए टी है। तो साथ में ये भी याद रखना है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इससे हमने क्या कहते हैं, रीसफलिंग की, तो ये क्या होगा, टी को हम इधर लाए तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए, v अकेला रह गया, ये टी इधर आ गया तो ए टी बन गया, और चलो ए टी यहाँ ना लेके यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, वही ए टी, और ये u माइनस का था जो इधर आ गया तो ये क्या बन गया, u। तो देखिए एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है। कुछ भी नहीं था, जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी, जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अंदर हमने रीशफलिंग की और फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने बना ली। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक में, तो ये कहां से आई, ये कुछ भी नहीं है, जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी उसी से बना दी, कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं हम एक सेकंड कंसेप्ट में, वो है x डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, हमें पता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये तो होगा ही होगा, जो भी एवरेज वेलोसिटी है कोई सा भी मोशन होता उसका होता है। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, v प्लस यू अपॉन टू। दोनों वेलोसिटी का एवरेज निकाल दीजिए, वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। लेकिन देखिए ये किसके लिए है, सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही है ये बात, अदरवाइज ये लागू नहीं होगी। ठीक है, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस यू अपॉन टू, यानी v इनिशियल प्लस v फाइनल अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, इसी बात को यहां लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट के अंदर लिख देता हूं, कोई लिखने में कोई दिक्कत है क्या। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, हो गया ये। तो अब देखिए आप, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन थी। तो यहां से v इज इक्वल टू तो क्या है, u प्लस ए टी है। यहां से मैं t इज इक्वल टू भी तो निकाल सकता हूं, t इज इक्वल टू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। ये u को इधर ले गया, v माइनस यू अपॉन ए। इसी इक्वेशन से मैंने ये क्या कर दिया, इसके अंदर मेरे पास में क्या होगी, टू टर्म्स आ गई है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसी से मैंने टाइम निकाल दिया फर्स्ट इक्वेशन से, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब हमारे पास में क्या है, एक रिलेशन, ठीक है, x इज इक्वल टू वी प्लस यू
2/2 इंटू टी होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता ही है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अब ये जो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एक बार v को गायब करते हैं और एक बार t को गायब करते हैं। कैसे? यूजिंग टू फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक की फर्स्ट इक्वेशन की दो फॉर्म, ओनली टू रूप है, ये टू क्या है, उनको यूज करते हुए रिप्लेस करते हैं। तो देखिए क्या बनता है। तो देखिए आप हमने क्या किया है, v को रिप्लेस करते हैं। v को रिप्लेस किससे कर दिया, u प्लस ए टी से कर सकते हैं। u प्लस ए टी प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। तो ये क्या बन गया बेटा, भाई u प्लस 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये और क्या बन गया, u टी, 2 से 2 कट गया और ये हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया, काइनेमेटिक इक्वेशंस, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन का जन्म हो गया, बोर्न हो गया। तो कुछ भी नहीं है, जो एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा v की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। ठीक है, कुछ नया नहीं किया है। लेकिन अब आप ये कहोगे फालतू का काम करने की जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी कि कभी कभी हमें क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट, इसमें क्या देखो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का तरीका नहीं था, इसमें हमें सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट होने का तरीका था। लेकिन अगर अब मान लो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे को क्या है, ये सेकंड इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसको रब कर दूं, ये वाला पार्ट मैंने ये वाला पार्ट रब कर दिया। ओके, ठीक है। अब क्या है, यदि मान लीजिए मेरे को, अब तक मैंने क्या किया था, v को रिप्लेस किया था इसी फॉर्मूले में। अब मैं क्या करता हूं, इसे t से रिप्लेस करता हूं, इस वाले t से। फर्स्ट इक्वेशन का एक फॉर्म और थी ना, तो इससे रिप्लेस करता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाता है, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, यहीं बना देते, यहां बना देते हैं, चलो, है ना। तो ये बन गया, ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो सुना ही है, बहुत फेमस, मजेदार। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, एक्स इज इक्वल टू ये बन गया। तो इसको हमने थोड़ा सा सी सफल किया, तो ये क्या बन गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का जन्म हो गया है। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक है, बहुत इजी बात है, हो गया क्लियर। तीनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया है, ड्राइव कर लिया है सिंपल फॉर्मूले से। सबको रब कर दूं, फटाफट चलते हैं ताकि वीडियो छोटा बने और ज्यादा से ज्यादा मैटर मिले आपको। अब हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस, अरे ये तो चलो बेटा कोई बात नहीं, ये इनको हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से ड्राइव करके बताते हैं आपको। कभी कभी कैलकुलस मेथड के द्वारा भी ड्राइव करते हैं, हमें डिफरेंशिएशन के टर्म में भी तो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अब हम आगे आने वाले टाइम में ज्यादातर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन या डिफरेंशिएशन के टर्म में ही इसके लिए बात करेंगे, ज्यादातर बातें उन्हीं के टर्म में होगी। ठीक है, या कई बार तो होंगी। तो अब ये है नॉन यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट ए। देखिए अब ये ए कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अभी जो भी कुछ कर रहे हैं हम कांस्टेंट ए के साथ कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल ए के साथ कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो अब है आपको, हमको इनको ड्राइव करना है। तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस को हमें क्या करना है, कैलकुलस मेथड के द्वारा ड्राइव करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए आप जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या था, मैंने अभी आपको बताया था कि u माइनस वी अपॉन टी होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की टर्म में बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर ये डी टी को इधर ले जाता हूं, तो ये क्या बन गया, a डी टी इज इक्वल टू डी वी। ये थोड़ा अच्छा कर दूं, a डी टी अपॉन डी वी। ठीक है, कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि भाई इनको दोनों को क्या
मैं इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई करना है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, ये इंटीग्रेशन लग गया, इंटीग्रेशन लग गया। ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे इंडेफिनेट इंटीग्रल कुछ भी नहीं होता है, वो इंटीग्रल जिसमें लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं लगे, ये ऊपर नीचे कुछ लगाते हैं ना, उसे लिमिट बोलते हैं। तो और वही डेफिनेट इंटीग्रल कब बन जाता है, जब हमारे पास लिमिट है, यानी हम किस गैप की बात कर रहे हैं, किन लिमिट्स की बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये भी इंडेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन अब इसमें हम क्या करते हैं, वो लगा देते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं। लिमिट्स के अंदर इधर लगाते हैं तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी, देखो टाइम की लिमिट लग सकती है या तो 0 to t, 0 to t लग सकती है, या क्या लग सकती है, t इनिशियल टू t फाइनल, या t0 to t कुछ भी लग सकती है, इस तरह से लग सकती है, कोई भी सिंबल ले सकते हैं ना। तो अपन क्या करते हैं कि t0 to t ले लेते हैं, सिंबल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको जब मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने ये कहा था कि यदि कोई एक इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर अगर दो इंटीग्रेशन है और आपको लिमिट्स लगानी है, तो लिमिट्स क्या है कि ये जो विथ रेस्पेक्ट जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ लिमिट सेम हो, लेकिन एक वर्ड था कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट ही होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होनी चाहिए कि जो लिमिट वहां पे उस मोशन के अंदर प्रेजेंट है उसी के इक्विवेलेंट वो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके इक्विवेलेंट क्या होगी, ये t0 है, तो जब t0 था तब वेलोसिटी क्या होगी, तब वेलोसिटी होगी u, तो हमने लिमिट क्या लगा दी, u लगा। कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए आप लगानी v के टर्म में थी, तो इस वजह से हमने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग लगानी है, तो ये t0 के टाइम में u थी और t जब फाइनल हो गया था तब क्या है, वेलोसिटी v थी, तो ये लग गई। तो अब यहाँ पे हम क्या कीजिए, हमने इंटीग्रेशन को इसमें अप्लाई किया, a क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, t0 ऐसा जोड़ ऐड कर सकते हैं ना, t के पावर 0 कर सकते हैं, t पे पावर 0 क्या होता है, 1, t के पावर 0 1 होता है, तो t पे पावर 0 का क्या हो गया इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट और t का क्या हो गया, t पे पावर 0 + 1/1, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 80, ठीक है। और लिमिट लग गई आपकी क्या, t0 to t, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका, dv के क्या हो गया, dv हो गया आपका, dv का इंटीग्रेशन हो गया वही v, ठीक ऐसे ही जैसे ये है, यहां भी हम क्या कर सकते थे, v0 रख सकते थे, v0 1 होता है, 1 तो है ही नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो v0 का भी फिर वही v हो गया सेम कंसेप्ट से, और इसकी लिमिट क्या हो गई u to v। फिर उसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये क्या हो गया, a t माइनस t0 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ये u, एक मिनट कुछ गलती तो नहीं हो गई, v इज इक्वल टू, हाँ ये हो गया v माइनस u, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या बन गई, v इज इक्वल टू u प्लस a t माइनस t0। अब अगर t0 इनिशियल पॉइंट होता, स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तो वो क्या 0, तो वो 0 होता, तो 0 होता तो क्या बन गई ये u प्लस a t माइनस 0 यानी t। तो ये हो गया फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। रब कर दूं इसे फटाफट, आ जाइए। नाउ सेकंड है, हमारे को करनी है सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन करनी है, तो उसके लिए ये है कि v इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, dx/dt, ये होता है डिफरेंशिएशन के टर्म में वेलोसिटी को बोल सकते हैं, वेलोसिटी क्या डिफरेंशिएशन, अब ये है, यहाँ भी हमने क्या किया वही कंसेप्ट लगाया, t को इधर ले गए, तो ये क्या बन गई, v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने इंटीग्रेशन लगाया, फटाफट कर रहा हूँ मैं, अब देखो जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन लगाने के बाद में यही क्या है, t0 to t लगाया, अरे इस x के लिए क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग, जब t0 था तब यह x0 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट, और इस t के लिए क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, x फाइनल हो जाएगी, ठीक है। या तो x to x0 कर दो, वो सिंबल है आपके, सिंबल है, कुल मिला के इनिशियल वो है और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आप
v क्या है, वेरिएबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, v को रिप्लेस कर सकते हैं u प्लस 80 से, कर सकते हैं ना, v वेरिएबल है तो उसको u प्लस 80 से वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें ये dt यानी v किस फॉर्म में चाहिए, कांस्टेंट प्लस टाइम की फॉर्म में चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए और टाइम की फॉर्म में चाहिए, ताकि उसका हम इंटीग्रेशन कर सके। इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, सेम वैल्यूज होनी चाहिए, यानी इसका dt v को हम dt से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन करने के लिए यहां भी क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल वाला ही फंक्शन होना चाहिए था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भाई t के वेरिएबल वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसको t वाला बनाया तो हमने u प्लस 80 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, ब्रैकेट ये dt और ये लिमिट है t0 टू t इज इक्वल्स टू, ये इसका सीधा सीधा हो ही गया, इसका तो हो गया x और इस पर लिमिट लग गई x0 टू xf। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब देखिए इंटीग्रेशन का रूल बताए थे, मैंने बताया था अगर एडिशन में हो तो इंडिविजुअल हो जाता है। अब ये u क्या है, दरअसल में कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो अब ये u कांस्टेंट है तो ये u का इंडिविजुअल डेरिवेशन t के साथ में क्या हो जाएगा, u t हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट लग गई t0 टू t, तो फिर ये क्या बन गया, इधर a t का क्या हो गया, प्लस a भी कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, t का क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका डेरिवेशन हो गया, और ये इसमें लिमिट लगा दी t0 टू t। ठीक है, तो ये चीज क्या बन गई, यहां से लाता हूं, x फाइनल माइनस x0 इज इक्वल्स टू u t माइनस t0 इज इक्वल्स टू a, अब ये t स्क्वायर है, चलो प्लस एक मिनट, प्लस a t स्क्वायर माइनस t0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये बन गया। ठीक है, अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट, यानी हम इनिशियल पॉइंट को क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं भाई जीरो से स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको बताया था रेफरेंस पॉइंट हम हमारी सुविधा से कर सकते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट हम सुविधा से कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं भाई ये सारा काम क्या है, जीरो से स्टार्ट हुआ था, तो जीरो से स्टार्ट हुआ था तो ये जीरो बन गया, तो ये क्या बन गया, एक्स फाइनल लिख दो या एक्स ही लिख दो, एक्स बन गया। और जब जीरो से हुआ था तो उसका टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग में तो टाइम जीरो ही होगा, तो जीरो होगा तो ये क्या बन गया, t0 गायब हो गया, तो ये क्या बन गया, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के अंदर ये भी गायब हो गया, तो ये क्या बन गया, AT स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। तो ये x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय कैलकुलस मेथड आ गई। ठीक है, फटाफट फाइनल करते हैं, स्पीड से चलना पड़ता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, ये समस्या है, ये ऑनलाइन क्लासेस की यही समस्या है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, वरना आप लोग क्या है फटाफट डिस्कार्ड कर देते हो, बहुत बड़े वीडियो बनाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है, अब हमारे को थर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास में फिर क्या है, a इज इक्वल टू, हम वापस आते हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, ये dv बाई dt को दो डिफरेंशिएशन के टर्म में करना है, तो उसके लिए क्या बताया गया था आपको, मैंने चेन रूल समझाया था। नहीं समझ में आ रहा है चेन रूल, फिर कह रहा हूं आपको पीछे वीडियो जाइए, इंटीग्रल कैलकुलस देखिए का वीडियो देखिए, उसको देखने से आपको चेन रूल समझ में आएगा। वैसे समझाता हूं, कोशिश करता हूं, ये डी बाई डी टी उसको हम क्या करते हैं, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई चेंज नहीं है, सेम चीज से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चेंज करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसमें रीशफल कर दिया। रीशफल हम कर सकते हैं, रीशफल कैसे, भाई इसको यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या बना, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, ऐसे इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है। तो अब ये क्या है, dx अपॉन dt हम जानते हैं वेलोसिटी होती है, तो ये क्या हो गया, dv अपॉन dx इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करना है, तो अब ये a के साथ में ये dx ले जाता हूं, तो ये क्या हो गया, a की उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड, a dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dv और v इधर आ गया, ये v इस तरफ ले लेते हैं, थोड़ा सा यूं ठीक लगता है ना। तो अब ये है, तो इसमें हमको इंटीग्रेशन करना है, ये लो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ सेम चेंज करते हैं, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चेंज होना चाहिए।
तो वो एक इंटीग्रेशन भी एक ऐसा सेम चेंज है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगा सकते हैं। तो हमने सेम चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें इंडेफिनेट इंटीग्रल को डेफिनेट बनाना है। तो डेफिनेट क्या है, तो वही बात हो गई x 0 to x फाइनल, या x फाइनल लिख देता हूँ चलो। तो ठीक ऐसे ही क्या होगा, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। x 0 पे क्या थी, स्टार्टिंग में 0 थी और ये v थी, ये बन गया। ठीक है, अब आपको मैं इसी से थोड़ा सा आगे लेता हूँ बोर्ड को मैक्सिमम यूज करने के लिए। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसमें मैं ये क्या करता हूँ, x 0 मान सकता हूँ मल्टीप्लाइंग x पे पावर 0, वैसे तो 1 है, 1 को हम x पे पावर 0 कर सकते हैं और डायरेक्ट उसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो वो हो गया ax, साथ में लिमिट लग गई x 0 to x फाइनल प्लस इज इक्वल्स टू v। अब v का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया v पे पावर 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 नीचे यानी 2, लिमिट लगी u और v। लिमिट का कंसेप्ट समझते जाइए। देखिए आप, तो देखिए आपका ये क्या बना, अल्टीमेटली यहां ले आऊं, ये बना ax का बन गया a x फाइनल माइनस x 0 इज इक्वल्स टू ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ये लग गया। ये हमने लिमिट लगा दी ना, ये लगाई पहले, फिर माइनस करते हुए ये लगाते हैं, यही तरीका होता है लिमिट अप्लाई करने का। तो अब ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, अगर अब हमने इनिशियल पॉइंट को इस x0 को अगर हम मान लेते हैं ओरिजिन, हमारी सुविधा से मान सकते हैं ना ओरिजिन, तो ये क्या बन गया ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया तो ये क्या बन गया 2x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशंस ऑफ द मोशन बन गई कैलकुलेशन मेथड से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई चलो बाकी का छोड़ते हैं, यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली बातों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।